हाँ जी। जय जिनेंद्र। क्या हाल चाल है आप लोगों के? सब ठीक हो? आज बड़े दिनों के बाद कैमरे के सामने आया हूँ। आई थिंक 1 मंथ से भी ज़्यादा हो गया है। शायद आप लोगों को पता होगा कि मुझे और मेरी सारी फैमिली को कोरोना हो गया था। अब तो सारे ठीक है। फीवर आता रहता है, थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा, और वीकनेस भी है अभी तक। लेकिन जो सीवियरिटी है कोरोना की, उससे हम लोग बचे रहे। तो मान के तो यही चल रहे हैं कि अब हमारी ज़िंदगी से कोरोना एक बार तो जा चुका, आगे का पता नहीं। चलिए गाइस, मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि हम लोग CSEET की सारी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब चैनल पर अपलोड करेंगे। तो उसी प्रॉमिस को पूरा करने की कोशिश कर रहा हूँ दोबारा से। राइट। ये लीगल एप्टीट्यूड की 25th क्लास है। और लीगल एप्टीट्यूड में हमारा कंपनी लॉ चल रहा है, उसकी ये 10th क्लास है। ऑलरेडी 9 क्लासेस हो चुकी है कंपनी लॉ की। और कंपनी लॉ के अलावा हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी कंप्लीट हो चुका है। ठीक है गाइस, देखिए CS एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट की तो सारी वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड होगी ही। लेकिन आपके लिए एक बड़ी इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है कि अगर आप 31 अगस्त तक हमारा दीप ज्ञान क्लब ज्वाइन कर लेते हैं, जिसके लिए सिर्फ आपको 5000 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे, तो CSEET के अलावा आपको CS एग्जीक्यूटिव बोथ मॉड्यूल्स की भी वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। इसका मतलब सिर्फ 5000 रुपीज़ पे करके आप दीप ज्ञान क्लब के मेंबर बनिए, जिसके अंदर आपको CSEET की सारी वीडियोस मिलेगी, सारा कंटेंट मिलेगा जो भी रिक्वायर्ड है एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए, प्लस CS एग्जीक्यूटिव की भी सारी वीडियोस मिलेगी। बोथ मॉड्यूल की, दोनों मॉड्यूल्स की। CS एग्जीक्यूटिव की भी सारी वीडियोस मिलेगी, सारा कंटेंट मिलेगा, वॉट एवर इज़ रिक्वायर्ड टू क्लियर द एग्ज़ाम्स। ठीक है। तो ये आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि CSEET प्लस CS एग्जीक्यूटिव दोनों ही सिर्फ 5000 रुपीज़ में आप कर सकते हैं। ठीक है जी, आ जाइए। तो हम लोगों ने 24th क्लास में आई थिंक इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज कवर किया था, और हमें अब स्टार्ट करना है शेयर कैपिटल से। हाँ जी, शेयर कैपिटल। देखिए, किसी भी बिजनेस को करने के लिए कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। अगर मैं एज अ सोल प्रोप्राइटर काम कर रहा हूँ तो मेरे पास कैपिटल के क्या क्या सोर्स है, ध्यान से देखिए। अगर मैं एज ए सोल प्रोप्राइटर काम कर रहा हूँ तो मैं, जो मेरी पॉकेट में है, जो मेरी खुद की पॉकेट में है, वो फंड्स यूज़ कर सकता हूँ, या फिर मैं अपनी फैमिली से मांग सकता हूँ, या फिर मैं अपने नॉन से मांग सकता हूँ। ठीक है। या फिर मैं बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन पर पैसा ले सकता हूँ। राइट। लेकिन कितना? भाई लिमिटेड अमाउंट ही होता है हर इंडिविजुअल के पास स्पेसिफिकली काम करने के लिए। क्योंकि जब हम बिज़नेस के अंदर पैसा लगा रहे हैं तो हम उस पैसे का बेसिकली क्या ले रहे हैं? रिस्क। हो सकता है बिज़नेस चले ना चले, अगर चलेगा तो वेल एंड गुड, अगर ना चला तो हमारा पैसा डूब जाएगा। राइट। तो जी, जब रिस्क लेते हैं हम लोग तो लोन लेते हुए भी सोचते हैं यार बैंक से 10 लाख रुपए उधार लूँगा, काम ना चला तो वापस कहाँ से दूँगा। अपने फैमिली मेम्बर से या अपने नॉन से, फ्रेंड से पैसे अगर उधार लूँगा, काम ना चला तो पैसे वापस कहाँ से दूँगा। इसका मतलब जब हम सोल प्रोप्राइटरशिप में काम करते हैं तो चाहे मैं अपनी जेब का पैसा लगा रहा हूँ, वो भी मेरा ही पैसा माना जाएगा, और चाहे मैं लोन पर या नॉन लोगों से पैसा लेकर बिजनेस में लगाऊंगा, तब भी यही माना जाएगा कि मैंने अपना पैसा लगाया है। राइट। तो जो मुझे लोन दे रहा है उसे मेरे बिज़नेस से कोई मतलब नहीं है, चले या ना चले।
जो मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं, जो मेरे नोन हैं, जो मेरे फ्रेंड्स हैं, उन्हें मेरे बिज़नेस से कोई मतलब नहीं है, चले या ना चले। उन्होंने तो पैसा मुझे दिया है और वो सारा पैसा मुझसे ही रिकवर करेंगे, राइट। तो जी यहाँ पर रिस्क होता है, कोई भी बिज़नेस हम करते हैं। इसीलिए जब मैं सोल प्रोप्राइटरशिप की बात करता हूँ, जहाँ मैं इंडिविजुअली काम करूँगा, तो मुझे इतना पता है कि यार ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकता। रिस्क टेकिंग कैपेसिटी हर इंसान के केस में कुछ ना कुछ होती है कि कितना रिस्क लिया जा सकता है। सेम चीज़ अगर मैं बात करूँ पार्टनरशिप की, पार्टनरशिप में भी क्या है, अल्टीमेटली जो भी पार्टनर्स हैं, चाहे वो 3 हैं, 4 पार्टनर है, 5 पार्टनर है, जितने भी पार्टनर्स हैं, वो सारे पैसे अपनी जेब से लगा रहे हैं। चाहे वो पैसा उनका खुद का है या वो लोग लोन पे लेके आ रहे हैं, चाहे वो लोग फैमिली मेम्बर से या फिर अपने फ्रेंड से लेके आ रहे हैं, लेकिन लगा रहे हैं अपना खुद का पैसा, राइट। उधार उठा के लगा रहे हैं या फिर खुद का जोड़ा हुआ लगा रहे हैं। तो वो लोग भी देखिए एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी ही इन्वेस्ट करेंगे, जितना वो रिस्क ले सकते हैं मैक्सिमम उतना ही इन्वेस्ट करेंगे। तो जी दोनों ही केसेस के अंदर जो फंड्स हैं वो लिमिटेड होते हैं, राइट। क्योंकि यहाँ पर रिस्क क्या है, इंडिविजुअल का है। अगर काम नहीं चला, लॉस हो गया, तो मान के चला जाएगा कि ये सोल प्रोप्राइटर है, इसका अपना पैसे का लॉस हुआ है, और जिससे भी इसने पैसे लोन पे लिए थे या उधार लिए थे, उसको तो सोल प्रोप्राइटर को वापस देने ही पड़ेंगे। अपनी जेब से देने पड़े, अपना घर बेच के देना पड़े, अपने बर्तन बेच के देने पड़े। सेम चीज़ पार्टनरशिप के केस में, अगर पार्टनरशिप में नुकसान हो गया तो भैया चाहे पार्टनर ने अपने पैसे लगाए थे या फिर मार्केट से उधार लेके लगाए थे, पैसे दोस्तों से उधार लेके लगाए थे, उसे तो सारे पैसे वापस देने ही पड़ेंगे जिससे भी उसने लिए थे। चाहे उसे अपना घर बेच के देना पड़े, अपने बर्तन बेच के देना पड़े, जहाँ से मर्जी ला के देना पड़े। तो इन दोनों ही केसेस के अंदर जो हमारे पास अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स होती है वो लिमिटेड होती है। लेकिन छोटे मोटे काम तो किए जा सकते हैं इस फॉर्म ऑफ बिज़नेस में। लेकिन अगर हमें लगाना है जी बड़ा सा प्रोजेक्ट जिसमें थाउजेंड्स ऑफ करोड़ रुपीस की इन्वेस्टमेंट है, तो किसी सोल प्रोप्राइटर के बस की तो ये काम नहीं है, इंडिविजुअल के बस की तो ये काम नहीं है। इवन पार्टनरशिप में भी ऐसा काम करना बहुत मुश्किल है, राइट। अगर मान के चलो 5 7 10 पार्टनर मिलकर ये काम करने लगेंगे, 10 पार्टनर भी मान के चलते हैं, तो 100 करोड़ रुपए एक एक पार्टनर की जेब से इन्वेस्टमेंट जाएगी। और कोई इंडिविजुअल 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट एक सिंगल प्रोजेक्ट में करते हुए 1000 बार सोचेगा कि अगर प्रोजेक्ट नहीं चला तो एक साथ बहुत मोटी रकम का झटका लगेगा, राइट। तो बेसिकली इंडिविजुअल कैपेसिटी के अंदर इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट इज़ नॉट पॉसिबल। इसीलिए कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस का जन्म हुआ था, जहां पर हम लोग छोटी छोटी अमाउंट हजारों लोगों से कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। जहां पर पब्लिक अननोन लोग भी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स, इन द फॉर्म ऑफ डिबेंचर्स, राइट। तो वहीं से हमारे पास जो कैपिटल आई है, क्या आई है, शेयर कैपिटल। कंसेप्ट क्या है, शेयर कैपिटल। भाई मान के चलिए अगर ए बी सी डी 4 लोग मिलकर कंपनी इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, कंपनी बना रहे हैं, और ये कहते हैं जी इनिशियली हम लोग 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करेंगे बिजनेस के अंदर। ए कहता है जी मैं 25,000 इन्वेस्ट करूँगा, बी कहता है मैं 15,000 इन्वेस्ट करूँगा, सी कहता है जी मैं 35,000 इन्वेस्ट करूँगा, और डी कहता है जी मैं 25,000 इन्वेस्ट करूँ। टोटल मिलाकर 1 लाख रुपीज़ हो गए, राइट। तो जी इस केस के अंदर ये क्या करेंगे कि जी कंपनी के केस में कैपिटल को डिवाइड कर लेते हैं। तो जब ये कंपनी बनाएंगे तो ये लोग अपने MOA के अंदर क्या लिखेंगे, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर क्या लिखेंगे, द शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी इज़ 1 लाख रुपीज़ divided into, let's say 10, divided into 10,000 shares of ₹10 each। तो ये कहेंगे भाई इनिशियली हम लोग 1 लाख रुपए से मान के चल रहे, कंपनी की शेयर कैपिटल कितनी होगी, 1 लाख रुपए इनिशियली,
और उस पैसे को डिवाइड कैसे कर रहे हैं हम लोग 1,00,000 रुपये को, कि टोटल 10,000 शेयर्स में इस 1,00,000 रुपये को डिवाइड किया जा रहा है। तो एक शेयर कितने का हो गया, 10 रुपये का एक शेयर हो गया। फिर जी जब ये अपना MOA का सब्सक्राइबर क्लोज बनाएंगे तो उसके अंदर लिखेंगे सब्सक्राइबर क्लोज में कि भैया ABCD, तो यहाँ पर इनकी डिटेल आएगी, नाम आएगा, एड्रेस आएगा, ऑक्यूपेशन आएगा, सारी डिटेल आएगी। फिर यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर्स, तो यहाँ बाकायदा लिखा जाएगा कि भैया ए ने कितने शेयर्स लिए, ए कितनी इन्वेस्टमेंट करना चाहता था, 25,000 रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट करना चाहता था। 10 रुपये का एक शेयर है तो ए के कितने शेयर हो गए, कि जी जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाएगी, पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा लोगों की नज़रों में, तो ए को कितने शेयर्स दिए जाएंगे, 2,500 शेयर्स दिए जाएंगे। क्यों, क्योंकि ए 25,000 रुपये इन्वेस्ट करना चाहता है। बी को कितने दिए जाएंगे, 1,500 शेयर्स दिए जाएंगे। क्यों, क्योंकि बी 15,000 रुपये इन्वेस्ट करना चाहता है। सी को कितने शेयर्स दिए जाएंगे, 3,500 शेयर्स दिए जाएंगे, क्योंकि सी 35,000 रुपये इन्वेस्ट करना चाहता है। और डी 25,000 रुपये इन्वेस्ट करना चाहता है, तो डी को 25,000 शेयर्स दिए जाएंगे। यहाँ पर सिग्नेचर होंगे इन सब के, ताकि बाद में ये लोग मुकर ना जाए अपनी बात से। और यहाँ पर एक विटनेस के सिग्नेचर होंगे, विटनेस अपना नाम पता ऑक्यूपेशन लिखेगा कि भैया मेरे सामने इन लोगों ने ये साइन किए हैं, ताकि बाद में ये लोग ये ना कह सके कि जी धोखे से हमसे साइन करवा लिए गए। तो विटनेस का यहाँ मतलब क्या है, जो मेमोरेंडम में सब्सक्रिप्शन क्लोज है उसके अंदर विटनेस का मतलब क्या है कि भैया जो ये सब्सक्राइबर है इनिशियल, इन्होंने मेमोरेंडम मेरे सामने पढ़ा है, अच्छे से पढ़कर सोचकर समझकर इस मेमोरेंडम को साइन किया है। ठीक है, तो यहाँ पर अब ये जो इन्होंने जब कंपनी इनकॉर्पोरेट करी तो इन्होंने एक इनिशियल कैपिटल डिस्क्राइब कर दी कि कंपनी की इनिशियल कैपिटल 1,00,000 रुपये होगी, जिसको हम 10,000 शेयर्स में डिवाइड कर रहे हैं ऑफ 10 रुपीज़ ईच। ठीक है, तो ये तो क्या हो गई, इनिशियल कैपिटल। एट द टाइम ऑफ, या मैं लिखूं एज पर MOA, एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ठीक है, इसे हम बोलेंगे ऑथराइज्ड कैपिटल, ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। भाई शेयर कैपिटल का मतलब क्या हुआ, कहता है शेयर इन द कैपिटल ऑफ द कंपनी। अगर मेरे पास किसी कंपनी का एक शेयर है, मैं कहूँगा मेरा भी कंपनी की कैपिटल में शेयर है, चाहे एक ही शेयर है पर मेरा भी शेयर है, राइट। तो शेयर कैपिटल का मतलब क्या है कि शेयर इन द कैपिटल ऑफ द कंपनी। तो ये होगी हमारे पास ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल का मतलब क्या है कि भैया जिन लोगों ने कंपनी बनाई है उन लोगों ने एक तरह से ये ऑथराइज़ किया है कि कंपनी की इनिशियल कैपिटल ये होगी। अगर कल को कंपनी को इससे ज़्यादा पैसे की रिक्वायरमेंट होगी तो कंपनी की ये ऑथराइज कैपिटल को अल्टर किया जाएगा, मतलब MOA के इस पर्टिकुलर क्लोज को अल्टर किया जाएगा और जितनी रिक्वायरमेंट होगी उतना इंक्रीज कर दिया जाएगा, राइट। तो ये 1,00,000 रुपये क्या है, कहता है जी दिस 1,00,000 रुपीज़ इज़ ऑथराइज्ड कैपिटल। लेकिन 1,00,000 को कितने शेयर्स में डिवाइड किया है, कहता है 10,000 शेयर्स में। तो एक शेयर कितने का है, 1 शेयर। कहता है 1 शेयर की कीमत है 10 रुपये। तो जी 10 रुपये क्या है, दिस 10 रुपये इज़ फेस वैल्यू ऑफ शेयर, फेस वैल्यू, रियल वैल्यू। या मैं कहूँ नॉमिनल वैल्यू। आप किसी भी नाम से बोल सकते हैं, फेस वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू, रियल वैल्यू या फिर रजिस्टर्ड वैल्यू।
इसी तरह ऑथराइज शेयर कैपिटल को भी बोल सकते हैं रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल। क्यों? क्योंकि ये एमओए में लिखा हुआ है और एमओए आरओसी के पास रजिस्टर्ड है। तो आरओसी की नज़रों में ये चीज़ क्लियर है कि कंपनी की ऑथराइज कैपिटल कितनी है एट प्रेजेंट, 1 लाख रुपीज़। ठीक है। अब जी इसको हम नॉमिनल वैल्यू या फेस वैल्यू क्यों बोल रहे हैं? शेयर के जो वैल्यू है, कहता है जी जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है तब इनिशियली इस वैल्यू को डिसाइड किया गया एक शेयर का। ये एक शेयर की वैल्यू है। ये कंपनी ने अभी तक बिजनेस शुरू नहीं किया है, तो कोई प्रीमियम का चक्कर ही नहीं है, इसके अंदर कोई प्रीमियम नहीं जुड़ा हुआ, ना कोई डिस्काउंट है इसके अंदर। ये तो एक्चुअल रियल फेस वैल्यू है कंपनी के शेयर की। अगर कल को यही शेयर मार्केट में 100 रुपये का बिक रहा है तो हम कहेंगे जी फेस वैल्यू तो शेयर की कितनी है, 10 रुपये, लेकिन मार्केट वैल्यू क्या है शेयर की, 100 रुपये। अगर कंपनी इस शेयर को मार्केट में 50 रुपये का इशू करती है तो हम कहेंगे जी फेस वैल्यू तो क्या है शेयर की, 10 रुपये, लेकिन कंपनी 40 रुपये क्या ले रही है, प्रीमियम। कंपनी 40 रुपये क्या ले रही है, प्रीमियम। राइट। एक बार प्रीमियम का भी कंसेप्ट सुन लीजिए। मान के चलिए जो ये ABCD थे, इन लोगों ने कंपनी इनकॉर्पोरेट की थी। तो इनिशियली इन लोगों ने, हमने जैसे डिस्कस किया कि भैया 1 लाख रुपए से काम शुरू किया था, और ये जो 1 लाख रुपए की कैपिटल है दिस इज डिवाइडेड इनटू 10,000 शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू 10। ठीक है। अब जी इन लोगों ने जी जान मेहनत करी, 1 साल अपना तन मन सब लगा दिया कंपनी को ऊपर उठाने में, और जी पूरे साल में इनको प्रॉफिट हुआ 2 लाख रुपए का। तो 1 साल बाद अब अगर मैं बात करूं तो जी यहाँ पर इनकी शेयर कैपिटल थी 1 लाख रुपए की, और 1 साल बाद इनका प्रॉफिट था 2 लाख रुपए का। मतलब टोटल मिला के अगर मैं इनकी एसेट्स की बात करूं तो जी इनके पास कितने रुपए की एसेट्स होगी, 3 लाख रुपीज़ की एसेट्स होगी। चाहे वो कैश में हो, चाहे वो मशीन प्लांट या मशीनरी के फॉर्म में हो, चाहे किसी फॉर्म में हो, कितने रुपए की एसेट होगी, 3 लाख रुपए की एसेट होगी। ठीक है जी। अब जी कंपनी की नेटवर्थ एक तरह से कितनी हो गई, 3 लाख रुपए, और नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं कंपनी के, कहता नंबर ऑफ शेयर्स तो आज भी उतनी है, 10,000, पहले भी उतनी थे आज भी उतनी है। तो ये जो 3 लाख रुपए है कंपनी के, ये कितने शेयर्स में डिवाइड होंगे, कहता है जी ये वही 10,000 शेयर्स में डिवाइड होंगे। राइट। तो एक शेयर की कीमत कितनी हो गई, इसे हम बोलेंगे बुक वैल्यू। एक शेयर की कीमत कितनी हो गई, कहता जी अकॉर्डिंग टू बुक ऑफ द कंपनीज ये 30 रुपये है। फेस वैल्यू कितनी है, फेस वैल्यू तो अभी भी उतनी है, 10 रुपये। बुक वैल्यू कितनी हो गई, कहता जी 30 रुपये। मतलब कि अगर कंपनी 30 रुपये से कम में ये शेयर बेचेगी तो जो एग्जिस्टिंग कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं उनको नुकसान होगा। कैसे नुकसान होगा, मान के चलो कंपनी ने लेट्स से 10,000 शेयर्स बेच दिए 10 रुपये में दोबारा से। ठीक है। तो जी कंपनी की न्यू शेयर कैपिटल कितनी हो जाएगी, कहता है जी अब तो 2 लाख हो गई शेयर कैपिटल। 1 लाख पहले थी, कंपनी ने 10,000 शेयर्स और बेच दिए 10 रुपये के, तो 2 लाख शेयर कैपिटल हो गई। और ये 2 लाख शेयर कैपिटल कितने शेयर्स में डिवाइडेड है, कहता है जी 20,000 शेयर्स में। 10,000 शेयर्स पहले थे, 10,000 अब हो गए, 20,000 शेयर्स हो गए। तो जी अब हिसाब क्या बना, कहता है जी अब कंपनी के पास 1 लाख रुपये जो नए शेयर्स इशू करके पैसे आए वो भी हो गए, टोटल 4 लाख रुपये की एसेट हो गई। और ये 4 लाख रुपये की जो एसेट है ये कितने शेयर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगी, कहता है जी अब ये 20,000 शेयर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो एक शेयर की वैल्यू कितनी है, कहता है जी 20। मतलब कंपनी ने जो नए शेयर्स इशू करे 10 रुपीज़ पर शेयर के अकॉर्डिंग, उसकी वजह से जहां बुक वैल्यू 30 थी वो घट कर कितनी हो गई, 20 रुपये। इसका मतलब जहां एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के शेयर्स की वैल्यू बुक वैल्यू 30 रुपये थी, अब उनके शेयर्स की वैल्यू कितनी हो गई, सिर्फ 20 रुपये। किस वजह से, क्योंकि भैया कंपनी ने नए शेयर्स जो इशू करे हैं वो बुक वैल्यू से कम पर इशू करे हैं। राइट। तो भैया कंपनी कभी भी इसे बुक वैल्यू से कम पर इशू करेगी ही नहीं।
उससे ज़्यादा पर ही इशू करेगी। किस बेसिस पर? कहता है जी मार्केट के डिमांड के बेसिस पर, मार्केट के सेंटिमेंट्स के बेसिस पर, जो इन्वेस्टमेंट के ऊपर रिटर्न मिलेगा उसके बेसिस पर, जिसे हम कहते हैं कैपिटलाइजेशन वैल्यू, राइट। तो अगर मान के चलो कंपनी 10 रुपये का यही शेयर अगर 40 रुपये में इशू करती, 10 की जगह 40 रुपये में इशू करती, तो सिनेरियो क्या होता देखिए। तो जी कंपनी की शेयर कैपिटल कितनी हो जाती? कहता है 4 लाख रुपए तो नहीं कैपिटल आई कंपनी के पास, 1 लाख रुपए पहले थी। अब देखें यहाँ पर जो 40 रुपये है ना, ये 40 रुपये में फेस वैल्यू तो कितनी है? कहता है जी फेस वैल्यू तो 10 है। तो 30 रुपये कंपनी क्या चार्ज कर रही है? ऊपर का पैसा, प्रीमियम जिसे हम बोलेंगे। ठीक है, कंपनी क्या चार्ज कर रही है? प्रीमियम। तो जब यहाँ पर सिनेरियो कुछ ऐसा हो जाएगा कि शेयर कैपिटल तो कंपनी की वही रहेगी 2 लाख रुपए। क्यों? 1 लाख पहले थी और 10,000 शेयर्स कंपनी ने और इशू करे, तो 10 रुपये की फेस वैल्यू ही शो होगी यहाँ पर, तो 2 लाख। लेकिन कंपनी ने प्रीमियम भी तो चार्ज किया, सिक्योरिटीज़ प्रीमियम। कितना? पर शेयर 30 रुपीज़। और कितने शेयर्स ने इशू करे हैं? 10,000। तो प्रीमियम कितना हो गया? 3 लाख। तो जी कंपनी के पास पैसा कितना आया? कहता है जी कंपनी के पास पैसा आया 4 लाख रुपए। 10 रुपये फेस वैल्यू के नाम का, 30 रुपये प्रीमियम के नाम का, टोटल 40 रुपये एक शेयर पर, तो 4 लाख रुपए। और कंपनी के पास पहले से कितना पैसा था? 3 लाख रुपए, तो 7 लाख रुपए हो गए। तो जी टोटल मिलाकर अब जी 7 लाख रुपए कितने शेयर्स में डिवाइड होंगे? 20,000 शेयर्स में डिवाइड होंगे। तो 7 लाख डिवाइडेड बाय 20,000 शेयर्स, तो एक शेयर की वैल्यू कितनी हो गई? 35 रुपीज़। तो जहाँ पहले बुक वैल्यू 30 रुपीज़ थी, वहाँ अब क्या हो गई? बुक वैल्यू 35 रुपीज़। तो कंपनी कभी भी कम पे इशू नहीं करेगी, हमेशा ज़्यादा पे इशू करेगी। तो इसका मतलब कंपनी में चार्ज प्रीमियम अलोंग विद द फेस वैल्यू। तो यही होता है ना कि 2 रुपये फेस वैल्यू कितनी है जी शेयर की? 2 रुपये। लेकिन मार्केट में बिक कितने का रहा है? कहता है जी 100 रुपये का। तो 98 रुपीज़ क्या है? अगर कंपनी इशू कर रही है तो हम कहेंगे 98 रुपीज़ क्या है? प्रीमियम। कंपनी क्या चार्ज कर रही है? प्रीमियम, राइट। तो जी कंपनी के शेयर प्रीमियम पर भी इशू किए जा सकते हैं, इसलिए हमें क्लियर कट पता होना चाहिए फेस वैल्यू का मतलब क्या है, प्रीमियम का मतलब क्या है। और अगर कंपनी 10 रुपये की फेस वैल्यू का शेयर लेट से 7 रुपये में इशू करती है, तो इसका मतलब कंपनी डिस्काउंट में इशू कर रही है। कंपनी डिस्काउंट में इशू कर रही है, तो कंपनी क्या शो करेगी? कंपनी कहेगी देखिए जी हमारी जो शेयर कैपिटल है वो तो 1 लाख रुपए ही है। कैसे? 10,000 शेयर है, 10 रुपये का एक शेयर। लेकिन हमने अपना शेयर फेस वैल्यू पे इशू नहीं किया, बल्कि कम में इशू किया, मार्केट में डिमांड नहीं हमारे शेयर की। तो जी हमने कितने में इशू किया? 7 रुपये में इशू किया है। तो यहाँ पर कंपनी के पास कैश कितना आएगा? कहता है जी 70,000 रुपये। कैश कितना आएगा? 70,000 रुपये। तो बाकी कंपनी क्या दिखाएगी? लॉस, लॉस ऑन द इशू ऑफ शेयर्स। तो ऐसे करके कंपनी इसको बैलेंस करेगी। ठीक है, अब यहाँ पर चाहे फेस वैल्यू कितनी है? 10 रुपये, लेकिन एक्चुअल वैल्यू कितनी है? बुक वैल्यू कितनी है? कहता है जी 7 रुपये। क्यों? क्योंकि 70,000 रुपये का जो कैश है कितने शेयर्स में डिवाइड होगा। ठीक है, तो शेयर्स की फेस वैल्यू अलग चीज़ है। अगर शेयर्स को प्रीमियम पर इशू किया जाता है तो फेस वैल्यू को छोड़कर बाकी अमाउंट हम प्रीमियम अकाउंट में दिखाते हैं, जिसमें क्या बोलते हैं? सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट। सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट अलग से दिखाया जाता है। अगर डिस्काउंट पे इशू किया जा रहा है तो फिर हम इस साइड क्या दिखाएंगे कि लॉस ऑन द इशू ऑफ शेयर्स। ठीक, तो होपफुली आपको तो समझ में आ गया कि ऑथराइज्ड कैपिटल क्या होती है कंपनी की। ऑथराइज्ड कैपिटल का मतलब क्या हुआ यहाँ पर? कहता है जी कंपनी के एमओए में जो कैपिटल लिखी गई है उसे हम बोल के चलेंगे ऑथराइज्ड कैपिटल। इसका मतलब ये है कि कंपनी चाह कर भी इससे ज़्यादा कैपिटल रेज नहीं कर सकती बाय इशूइंग द शेयर्स। कंपनी मैक्सिमम कितने शेयर्स इशू कर सकती है? 10,000 शेयर। कितने रुपए का इशू कर सकती है? 10 रुपये का एक शेयर। तो मैक्सिमम शेयर कैपिटल मतलब अगर 10 रुपये से ज़्यादा का इशू कर रही है तो वो अमाउंट शेयर कैपिटल अकाउंट में शो नहीं होएगी, वो अमाउंट सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट में शो होएगी। तो कंपनी कुल मिलाकर कितने रुपए की शेयर कैपिटल इशू कर सकती है? मैक्सिमम 1 लाख रुपए की। दिस इज़ ऑथराइज्ड बाय A, B, C, D, दोज हु इनकॉर्पोरेट्स द
कंपनी, राइट, दोज हु इनकॉर्पोरेट द कंपनी। इन्होंने ऑथराइज़ किया कि जी मैक्सिमम इतनी कैपिटल। अगर बाद में ज़रूरत पड़ेगी मोर कैपिटल की तो ये जो भी कंपनी के करंट मेंबर्स होंगे वो एमओए को अल्टर करेंगे, यहाँ पर एक की जगह 2, 3, 4 लाख जितना लिखना चाहे लिखेंगे, और उसके बाद कंपनी के लिए न्यू ऑथराइज्ड कैपिटल कितनी हो जाएगी, वो अल्टर्ड वाली, और कंपनी उतनी शेयर कैपिटल रेज कर पाएगी। ठीक है जी, आ जाइए जी। अब मान के चलते हैं कि जी कंपनी ने मतलब ए बी सी डी इन 4 लोगों ने मिलकर एक कंपनी बनाई और कंपनी की ऑथराइज्ड कैपिटल रखी 10 लाख। ऑथराइज्ड कैपिटल कितनी रखी कंपनी की, 10 लाख। ठीक है, तो इनको ये लगता था यार 10 लाख रुपए हमें काम में इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। ठीक है जी, लेकिन इनिशियली पहले इनको सिर्फ 2 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट थी। सिर्फ कितने रुपए की रिक्वायरमेंट थी, 2 लाख की। क्यों? पहले इन्हें अपना एक ऑफिस बनाना था, ऑफिस के अंदर जो फर्नीचर वगैरह था, जो फिटिंग्स थी, वो सब करवानी थी। फिर उसके बाद ये मार्केट में जितने भी लोग हैं उनसे अपने कॉन्टैक्ट बनाएंगे, फिर धीरे धीरे अपनी फैक्ट्री बनाएंगे, मशीनें मंगवाएंगे, उसके बाद प्रोडक्शन चालू होगी, उसके बाद मार्केटिंग चालू होगी, और उसके बाद ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट होगा, राइट। तो ऐसा तो नहीं है कि 10 लाख रुपए इस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करने में चाहिए थे तो सारे के सारे पैसे एक ही दम चाहिए कंपनी को। तो जी इन्होंने डिसाइड किया कि फर्स्ट जो हमारे पास 3 मंथ्स हैं उसमें तो सिर्फ 2 ही लाख रुपए की रिक्वायरमेंट है। फिर जी 3 मंथ्स के बाद 4th मंथ में कहता है जी दोबारा 3 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट पड़ेगी फैक्ट्री वगैरह इस्टेब्लिश करने में। ठीक है, और उसके बाद जी फिर 6th मंथ के अंदर बाकी के 5 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। ठीक, तो सारे पैसे एकदम से रेज़ करने का कोई फ़ायदा नहीं है। शुरुआत में सिर्फ 2 ही लाख रुपए की रिक्वायरमेंट है, तो शुरुआत में कितने पैसे मंगाए जाए, 2 ही लाख रुपए मंगाए जाए मेंबर से। तो जी इन्होंने कंपनी जब बनाई तो कंपनी के एमओए में तो ऑथराइज कैपिटल लिखी होती है, तो इन्होंने एमओए में लिखा द शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी इज ₹10 lakh divided into 1 lakh shares of ₹10 each। ठीक है, ये क्या है, कहता है जी ऑथराइज्ड कैपिटल, एमओए के अंदर लिख दिया। ऑथराइज्ड कैपिटल बोल सकते हैं आप, इसको रजिस्टर्ड कैपिटल बोल सकते हैं। तो जी यहाँ पर ये क्या होगी हमारी फेस वैल्यू ऑफ शेयर, ये क्या होगी हमारी ऑथराइज्ड कैपिटल। ठीक है, ये क्या होगा हमारे नंबर ऑफ शेयर्स। चलो जी, लेकिन इनिशियली कितने पैसे की रिक्वायरमेंट है जो इन्होंने डिसाइड किया था, 2 लाख रुपए की। तो जी जब इन्होंने सब्सक्रिप्शन क्लोज बनाया एमओए का, तो जी सब्सक्रिप्शन क्लोज में इन्होंने लिखा कि जी ए बी कितने शेयर्स लेगा, 5000, बी भी 5000, सी भी 5000 और डी भी 5000। टोटल मिला के कितने शेयर्स हो गए, कहता है जी 20,000। एक शेयर कितने रुपए का है, 10 रुपये का। तो कंपनी को कितने पैसे अरेंज हो जाएंगे, 2 लाख रुपीज़। कंपनी को कितने पैसे अरेंज हो जाएंगे, 2 लाख रुपीज़। तो इसका मतलब जो ऑथराइज्ड कैपिटल थी वो तो क्या है हमारे, ऑथराइज्ड कैपिटल का मतलब क्या है, शेयर कैपिटल, या मैं लिखूं मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल which can be raised by a company by issuing shares। ठीक है, it is written in the MOA of company। क्लियर है जी। अब जी इसमें से जो हमारे केस में ऑथराइज कैपिटल जो हमने एग्जांपल लिया वो कितनी है, 10 लाख रुपए। कैसे, कहता है 1 लाख शेयर्स ऑफ 10 रुपीज़ ईच। यहाँ तक क्लियर।
लेकिन इसमें से कंपनी ने इशू कितने करे हैं शेयर्स? इशूड कैपिटल, कंपनी के पास 10 लाख रुपए की टिकट्स रखी हुई है, 10 लाख रुपए के शेयर्स रखे हुए हैं। वैल्यू कितनी है? 10 रुपये एक शेयर। फेस वैल्यू क्या है? 10 रुपये की एक टिकट एक शेयर। ठीक, उसमें से अभी कंपनी ने इशू कितने करे हैं? कहता है जी इशू तो 2 लाख रुपए के करे हैं। इशू कितने रुपए करे हैं? 2 लाख रुपए की। कंपनी को अभी सिर्फ कितने रुपए की रिक्वायरमेंट है? 2 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट है। तो इशूड कैपिटल का मतलब क्या हो गया? पार्ट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल विच इज issued by a company for subscription। भाई कंपनी ने ये कैपिटल इशू कर दी कि जो इसे सब्सक्राइब करना चाहे, जो इसे परचेज करना चाहे, परचेज कर सकता है। ठीक है जी। अब जी जितनी कंपनी ने इशू करी, क्या वो सारी की सारी बिक जाएगी? जरूरी तो नहीं ना, कंपनी अपने 20,000 शेयर्स बेचना चाहती है तो लोग उसके 20,000 शेयर्स परचेज कर लेंगे। हो सकता है 20,000 में से 19,000 शेयर्स बिके, हो सकता है 18,000 शेयर्स बिके, हो सकता है 20 के 20 सारे बिक जाए। ठीक है, तो इशूड के बाद क्या आएगा हमारे पास? एक्चुअल में सब्सक्राइब्ड कैपिटल। इशूड के बाद कितना आएगा? क्या आएगा? सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल का मतलब पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल विच इज एक्चुअली सब्सक्राइब्ड बाय मेंबर्स या पब्लिक। पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल which is actually subscribed by पब्लिक, जो कि एक्चुअल में ले लिया किसी न किसी ने। भाई कंपनी ने तो कहा मैं 2 लाख रुपए के शेयर सेल करना चाहती हूँ। कितने शेयर? 20,000 शेयर है, 10 रुपये का एक शेयर है। जो ही थोड़ी ना पब्लिक सारे शेयर परचेज कर लेगी कंपनी के। हो सकता है कंपनी के 18,000 शेयर बिके, हो सकता है 15,000 शेयर बिके। तो जितने एक्चुअल में सब्सक्राइब कर लिए लोगों ने, परचेज कर लिए लोगों ने, उसे हम क्या बोलते हैं? सब्सक्राइब्ड कैपिटल। तो ये मान के चलते हैं कि 20,000 में से कितने शेयर सब्सक्राइब करे लोगों ने? मान के चलते हैं लेट से 18,000। 18,000 शेयर सब्सक्राइब करे। एक शेयर कितने का है? 10 रुपये का। तो जी सब्सक्राइब्ड कैपिटल कितनी हो गई? 1,80,000। मतलब कंपनी के जो बाकी के 2,000 शेयर्स है वो क्या हो गए? जो कंपनी ने इशू तो करे लेकिन किसी ने सब्सक्राइब नहीं करे, तो वो क्या हो गए? अनसब्सक्राइब्ड। कंपनी ने इशू तो करे पर किसी ने खरीदे नहीं, तो वो क्या हो गए? अनसब्सक्राइब्ड। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर इशूड कैपिटल कंपनी कितनी है? 2 लाख, लेकिन ऑथराइज कैपिटल कितनी है? 10 लाख। तो बाकी की 8 लाख क्या है? अनइशूड, जो कंपनी ने अभी तक बेचने के लिए इशू ही नहीं करी। ठीक है जी। अब जी सब्सक्राइब्ड कैपिटल में हो सकता है कंपनी को सारे पैसे की रिक्वायरमेंट अभी हो सकता है कंपनी सोच रही हो कि यार इस महीने तो आधे पैसे मंगा लेते हैं, बाकी आधे पैसे अगले महीने मंगा लेंगे। राइट, तो जी अब कंसेप्ट आता है सब्सक्राइब्ड में से हमारे पास कॉल्ड अप कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल का मतलब पार्ट ऑफ सब्सक्राइब्ड कैपिटल कॉल्ड अप बाय द कंपनी। तो ये सब्सक्राइब्ड कैपिटल कितनी थी? 10 रुपये पर शेयर। अभी कंपनी को लगता है यार आधे पैसे मंगा लेते हैं, आधे पैसे अगले महीने मंगा लेंगे। तो कंपनी ने यहाँ कॉल कितनी करी? कहता है जी कंपनी ने कॉल करी यहाँ पर सिर्फ 5 रुपये पर शेयर। हर शेयर पे आधे पैसे कॉल किए। 18,000 शेयर्स बिके थे, 10 रुपये का एक शेयर था। कंपनी को लगा अभी सिर्फ 50% पैसे मंगाते हैं, 50% बाद में मंगा लेंगे। तो कंपनी ने अभी कितने कॉल करे? 5 रुपये कॉल करे। तो जी कॉल्ड अप कैपिटल कितनी हो गई?
90,000 रुपये, जबकि सब्सक्राइब्ड कैपिटल कितनी है 1,80,000 रुपये, और बाकी कैपिटल क्या हो गई 90,000 रुपये अनकॉल्ड। अभी तक कंपनी ने ये पैसे कॉल ही नहीं करे। आधे पैसे कंपनी ने कॉल कर लिए, आधे पैसे अभी तक कंपनी ने कॉल ही नहीं करे। ठीक है, चलो जी, कंपनी ने कहा कि जिसने हमारे शेयर परचेज करे हैं आधे आधे पैसे दे दो जी, आधे पैसे बाद में हम मंगा लेंगे। लेकिन यहाँ पर एक मिस्टर एक्स थे, मिस्टर एक्स थे। मिस्टर एक्स ने 1000 शेयर्स लिए हुए थे। मिस्टर एक्स ने 1000 शेयर्स लिए हुए थे। इन्होंने अपने शेयर्स पे 2 रुपये ही दिए, पर शेयर सिर्फ कितना दिया 2 रुपये, बाकी 3 रुपये नहीं दिए, बाकी 3 रुपये नहीं दिए। तो जी अब कंपनी के पास टोटल कितना पैसा आया, कहता है जी 17,000 शेयर्स पे तो पूरे 5 रुपये जो कंपनी ने मंगाए थे वो आ गए, और 1,000 शेयर के ऊपर सिर्फ 2 ही रुपये आए। तो कुल मिलाकर कंपनी के पास कितना पैसा आया, कहता है जी कंपनी के पास आया 87,000 रुपीज़। 3,000 रुपये कंपनी के पास नहीं आए, जबकि कंपनी ने वो पैसे मंगाए थे मिस्टर एक्स से, लेकिन मिस्टर एक्स नहीं दे पाए। तो जी अब कंसेप्ट आता है किस चीज़ का, पेड अप का। यहाँ से पेड अप शेयर कैपिटल, पेड अप का मतलब द पार्ट ऑफ कॉल्ड अप कैपिटल, called up capital which is actually paid, which is actually paid। तो जी यहाँ पर पेड अप कैपिटल कितनी है जी कंपनी की 87,000, और बाकी की 3,000 क्या है अनपेड अप। जब ये मिस्टर एक्स अपने 3,000 रुपये दे देंगे कंपनी को, तो ये 3,000 भी क्या हो जाएगी पेड अप। ठीक है, तो इस तरह से आपको माइंड में क्या रखना है, ऑथराइज्ड कैपिटल का कॉन्सेप्ट, जिसको हम नॉमिनल कैपिटल भी बोलते हैं, रजिस्टर्ड कैपिटल भी बोलते हैं, राइट। फिर जी उसके बाद इशूड कैपिटल का कॉन्सेप्ट, फिर जी यहाँ से आता है सब्सक्राइब्ड कैपिटल का कॉन्सेप्ट, यहाँ से आता है हमारे पास कॉल्ड अप कैपिटल का कॉन्सेप्ट, यहाँ से आता है हमारे पास पेड अप कैपिटल का कॉन्सेप्ट। और अगर इंडिविजुअल शेयर की बात करें तो आपको याद रखना है फेस वैल्यू क्या होती है, ओरिजिनल वैल्यू। क्या कंपनी फेस वैल्यू से ज़्यादा ले सकती है, यस। अगर कंपनी फेस वैल्यू से ज़्यादा लेती है तो हम कहते हैं जी कंपनी ने फेस वैल्यू प्लस क्या लिया है प्रीमियम, जिसमें क्या बोलते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक है, क्या कंपनी डिस्काउंट पे शेयर्स इशू कर सकती है, टेक्निकली नहीं कर सकती एट प्रेजेंट, कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग नहीं कर सकती। उसके अलावा फेस वैल्यू के अलावा मार्केट वैल्यू समथिंग डिफरेंट। मार्केट वैल्यू का मतलब शेयर मार्केट में किस रेट का बिक रहा है। हो सकता है फेस वैल्यू 1 रुपये हो, मार्केट में 1,000 रुपये का बिक रहा हो, तो डैट डिपेंड्स अपॉन मैनी फैक्टर्स लाइक डिमांड एंड सप्लाई हो गया, या फिर कैपिटलाइजेशन वैल्यू, कंपनी की रिटर्न देने की पावर, कंपनी की इमेज, मार्केट के सेंटिमेंट्स, 100 तरह की चीज़ें होती है। ठीक, बुक वैल्यू क्या होती है, कहता है जी वैल्यू एज पर द बुक्स ऑफ द कंपनी, जिसे हम इंट्रिंसिक वैल्यू भी बोलते हैं, मतलब वैल्यू विच डिपेंड्स अपॉन द एसेट्स ऑफ द कंपनी। कंपनी के पास कितनी एसेट्स है, कितने रुपए की, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, तो क्या जाएगी बुक वैल्यू ऑफ द शेयर्स, राइट। और फेस वैल्यू इज एंटायरली डिफरेंट कंसेप्ट, मतलब एक्चुअल वैल्यू, फेस वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू। जैसे हम कहते हैं ना, अगर सिनेमा हॉल की टिकट 100 रुपये की है तो उसकी फेस वैल्यू क्या है 100 रुपये, लेकिन ब्लैक में भी बिकती है, तो हम कहेंगे यार सामने वाला प्रीमियम चार्ज कर रहा है। या हो सकता है मूवी पिटी हुई हो, 100 रुपये की चीज़ है 70 रुपये में ना बिक रही हो, तो हम कहेंगे यार डिस्काउंट पे बिक रही है, लेकिन फेस वैल्यू तो क्या है, एक्चुअल वैल्यू क्या है 100 रुपये। ठीक है, हो सकता है सिनेमा हॉल वाले 100 रुपये का ही दे रहे हो, लेकिन बाहर वही चीज़ 300 रुपये की मिल रही हो, तो हम कहेंगे यार वैसे तो 100 रुपये की है वैल्यू टिकट की, लेकिन मार्केट में 300 रुपये की मिल रही है, तो दैट इज़ मार्केट वैल्यू, क्योंकि सिनेमा हॉल वाले चार्ज नहीं कर रहे। अगर सिनेमा हॉल वाले चार्ज करेंगे एक्स्ट्रा तो उसे हम क्या बोलेंगे प्रीमियम, लेकिन मार्केट में अगर एक्स्ट्रा में बिक रही है तो हम क्या कहेंगे मार्केट वैल्यू। ठीक है, मूवी देख के आए, फेस वैल्यू कितनी थी 100 रुपये, बाहर आने के बाद कह रहे हो यार 10 रुपये की मूवी नहीं है, 100 रुपये वेस्ट कर दिए, तो जो 10 रुपये है वो क्या है, क्या वो मार्केट वैल्यू है, द आंसर इज नो,
अब तो आप देख के आ चुके ना उसे, तो ये क्या है, कहता है जी इंट्रिंसिक वैल्यू, एक्चुअल औकात क्या है, तो दैट इज़ इंट्रिंसिक वैल्यू। वो कैसे कैलकुलेट की जाती है शेयर्स केस में, कंपनी का प्रोफाइल देख के, कंपनी के हाथ में कितनी एसेट्स है ये देख के, कंपनी का फ्यूचर देख के, जिसे हम दूसरे वर्ड्स में बुक वैल्यू भी बोल देते हैं। ठीक है, तो ये सारे शेयर्स कैपिटल में ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको दिमाग में रखने हैं। आ जाइए जी, अब नोट से देखते हैं मीनिंग एंड नेचर ऑफ अ शेयर। तो सेक्शन 2 क्लोज 84 में शेयर वर्ड को डिस्क्राइब किया हुआ है। शेयर मीन्स अ शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी। तो कंपनी की जो कैपिटल है उसके अंदर एक शेयर, इस शेयर, सिंपल सी बात है, मेरे पास एक शेयर है तो मैं कहूँगा कि हाँ कंपनी कैपिटल में मेरा भी एक शेयर है, राइट। तो शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी एंड इंक्लूड्स स्टॉक। अब स्टॉक क्या होता है इसे हम बाद में डिस्कस करेंगे, फॉर द टाइमिंग पहले शेयर कैपिटल कंसेप्ट माइंड में क्लियर कर लीजिए। तो यहाँ पर बड़े क्लियर कट सी चीज़ लिखी हुई है, कहता है शेयर का मतलब क्या है कि मेरा कंपनी में हिस्सा है, मेरा भी हक है, मेरा भी कंपनी में इंटरेस्ट है। तो शेयर इज़ अ राइट या इंटरेस्ट ऑफ अ पर्सन इन द कंपनी विच कैन बी मेजर्ड इन द टर्म्स ऑफ मनी। ठीक है, तो पूरी कंपनी की कैपिटल में मेरा भी 20 रुपये का हक है क्योंकि मेरे पास 10-10 रुपये के 2 शेयर है। हाँ जी, हम क्या कह रहे हैं कि मेरा भी हक है, मेरा भी इंटरेस्ट है, क्योंकि जिसके हाथ में शेयर है उसके पास वोटिंग राइट है इन जनरल, राइट। जिसके पास इक्विटी शेयर है उसके पास कंपनी की मीटिंग होगी, उसमें जो भी डिसीजंस लिया जाएगा उस डिसीजंस में वोट करने का राइट है। तो बेसिकली शेयर्स क्या है, कहता है बंडल ऑफ राइट्स जो आपको इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स मिल रहे हैं, जिसके बदले आपको कुछ पैसा देना पड़ रहा है। तो यू कैन मेजर यूर राइट्स इन द टर्म्स ऑफ मनी, क्योंकि शेयर की अपने आप में एक वैल्यू होती है। हाँ जी, सेक्शन 44 इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। सेक्शन 44 ने कहा कि शेयर हुए या डिबेंचर्स हुए और एनी अदर इंटरेस्ट ऑफ एनी मेंबर इन द कंपनी। तो फिलहाल हम सिर्फ शेयर कैपिटल की बात कर रहे हैं, तो अभी बाकी चीज़ों को इग्नोर कर दीजिए। तो द शेयर्स ऑफ एनी मेंबर इन अ कंपनी शैल बी मूवेबल प्रॉपर्टी। मतलब शेयर क्या होते हैं, मूवेबल होते हैं, जस्ट लाइक एनी अदर गुड, जस्ट लाइक एनी अदर गुड, एंड ट्रांसफरेबल इन द मैनर प्रोवाइडेड बाय द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी। तो पहली चीज़ की शेयर्स क्या होते हैं, कहते हैं मूवेबल प्रॉपर्टी। दूसरी चीज़ शेयर्स क्या होते हैं, ट्रांसफरेबल होते हैं। मतलब मैं अपने शेयर्स आपके नाम पर ट्रांसफ़र कर सकता हूँ, आप अपने शेयर्स किसी और के नाम पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो मूवेबल एंड ट्रांसफरेबल जस्ट लाइक एनी अदर गुड इन द मार्केट, राइट। हाँ, ट्रांसफ़र करने से रिलेटेड अगर कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है, कंपनी ने कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी है या कोई और प्रोसीजर बना रखा है, तो वो कहाँ लिखा होगा, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी में। इसीलिए लिखा हुआ है ट्रांसफरेबल इन द मैनर एज प्रोवाइडेड बाय द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी। मीन्स ट्रांसफरेबल है बट यू हैव टू फॉलो द प्रोसीजर एज पर द आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी। ठीक, फिर जी सेक्शन 45 ने कहा कि अगर आपके शेयर्स फिजिकल फॉर्म में है, आपके शेयर्स दो तरह से हो सकते हैं, या तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के अंदर या फिजिकल फॉर्म के अंदर। अब ध्यान से देखिएगा, फिजिकल फॉर्म का मतलब क्या हुआ, या तो आपके शेयर हो सकते हैं फिजिकल फॉर्म में, या फिर आपके शेयर्स हो सकते हैं डीमेट फॉर्म के अंदर। ठीक है, फिजिकल फॉर्म का मतलब क्या है, कहता है जी एक पेपर का सर्टिफिकेट बनाया जाएगा, उसके ऊपर लिखा जाएगा शेयर सर्टिफिकेट ऑफ फलाना कंपनी। यहाँ पर आपका नाम लिखा होगा, नंबर ऑफ शेयर्स लिखे होंगे, फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स लिखे होंगे, टोटल अमाउंट लिखी होगी और डेट लिखी होगी, नीचे सिग्नेचर लिखे होंगे, सारी डिटेल्स होगी। ठीक है, तो ये एक तरह से आपको सर्टिफिकेट मिल गया कि जी आपने कंपनी के 10 शेयर्स लिए हुए हैं। इस चीज़ का ये प्रूफ है, इस चीज़ का ये प्रूफ है, क्योंकि ये सर्टिफिकेट एक प्रूफ है, इसलिए इसे क्या बोला जाता है, सिक्योरिटी। कंपनी की तरफ से जो भी सर्टिफिकेट हमें इशू किया जाता है, हम क्या बोलते हैं सर, ये सिक्योरिटी है, मेरे पैसों की सिक्योरिटी, ये मैं दिखा के प्रूव कर सकता हूँ कि मैंने कंपनी में 10 शेयर्स के पैसे इन्वेस्ट किए हुए हैं और मेरे नाम पर 10 शेयर्स है। तो ये तो फिजिकल हो गया शेयर सर्टिफिकेट।
एक होता है डीमेट। डीमेट का मतलब क्या होता है, कहता है जी हमारे पास एक एजेंसी है, जैसे CDSL, NSDL, ये दो एजेंसीज है बेसिकली जो कि कंपनीज के शेयर्स का इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड रखते हैं। बस इतना सा मतलब हुआ। मतलब जहां कंपनीज आपको फिजिकल सर्टिफिकेट नहीं दे रही, बल्कि जब आपको शेयर्स इशू करती है तो इनमें से जहां भी वो अपने रिकॉर्ड्स मेंटेन करवा रही है CDSL के पास या NSDL के पास, इनको डीपली डिस्कस करेंगे हम बाद में स्पेसिफिकली जो आपकी नॉलेज बेस्ड क्लासेस होगी उसके अंदर। तो ये दो एजेंसीज़ है जो मान के चलिए एजेंसीज़ क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है कंपनीज़ को, सारी कंपनीज़ को, कि अगर किसी कंपनी को एज़ पर लॉ या वॉलंटरली अपनी सिक्योरिटीज़ का इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड मेंटेन करवाना है तो वो ये मेंटेन करते हैं। ठीक है, तो कंपनी जब आपको शेयर्स इशू करेगी तो इसको इन्फॉर्म कर देगी कि भैया मैंने मिस्टर एक्स को शेयर्स इशू करे हैं, और आपको भी इसके पास अपना एक अकाउंट ओपन करवाना पड़ेगा जिसे हम बोलेंगे डीमेट अकाउंट। क्या बोलेंगे उसे? डीमेट अकाउंट। तो एक तरह का ये क्या हो गया, सिक्योरिटीज़ बैंक हो गया। क्या हो गया? सिक्योरिटीज़ बैंक हो गया, जहाँ पर आप अपना अकाउंट ओपन करवा रहे हैं, और जब किसी कंपनी की सिक्योरिटीज़ परचेज करेंगे तो उस अकाउंट में इलेक्ट्रॉनिकली अपडेट हो जाएगा, कंप्यूटर में अपडेट हो जाएगा कि आपके अकाउंट में रिलायंस के 10 शेयर्स है, टाटा के 20 शेयर्स है, बाटा के 30 शेयर्स है। तो इलेक्ट्रॉनिक अपडेट हो जाएगा, आपको उसका सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। तो ऐसी सिक्योरिटीज़ जो कि हम सिर्फ रिकॉर्ड्स के फॉर्म में अपने पास रखते हैं उसे कहते हैं डीमेट। डीमैटीरियलाइज्ड मतलब नॉट इन मटेरियल फॉर्म, जबकि ये क्या है? मैटीरियलाइज्ड, मटेरियल के फॉर्म में हमारे पास है, ये मटेरियल के फॉर्म में नहीं है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? डीमैटीरियलाइज्ड, इन शॉर्ट डीमेट। ठीक है, तो सेक्शन 45 ने कहा कि भैया अगर फिजिकल फॉर्म में है शेयर सर्टिफिकेट तो हर शेयर का एक नंबर होना चाहिए। इसका मतलब जब कंपनी मिस्टर ए को 2500 शेयर्स दे रही है तो सबसे पहले मान के चलो यही इसी को दिया है कंपनी ने शेयर, फर्स्ट मेंबर ऑफ द कंपनी। तो भैया कंपनी लिखेगी 1 से लेके 2500 तक शेयर्स किसके पास है? मिस्टर ए के पास। फिर जी मिस्टर बी को जब शेयर्स दे रही है कंपनी 1500, तो कंपनी लिखेगी 2500 1 से लेकर 4000 तक शेयर्स किसके पास है? मिस्टर बी के पास। मतलब हर शेयर का एक अलग से नंबर है। तो अगर इसमें से 200 शेयर्स मिस्टर ए मिस्टर एक्स को ट्रांसफ़र करते हैं तो मिस्टर ये बताना पड़ेगा कौन से 200 शेयर्स, लेट्स से जिनका नंबर 2100 से स्टार्ट हो रहा था और कहाँ पर ख़त्म हो रहा है? 2300 पर। तो वो वाले शेयर्स 2101 से स्टार्ट हो रहा था और कहाँ पर ख़त्म हो रहा है? 2300, वो 200 शेयर्स ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो इससे पूरा रिकॉर्ड रहेगा ना, हर शेयर पे एक डिस्टिंक्टिव नंबर होगा, उस शेयर का नंबर, इससे पूरा रिकॉर्ड रहेगा कि भैया हाँ कौन सा शेयर किसके पास है। राइट, तो कंपनी जब रजिस्टर मेंटेन करेगी तो मेंबर के डिटेल्स में उसके जो शेयर्स लिखेगी, सिर्फ ये नहीं लिखेगी उसके पास 20 शेयर है, बल्कि ये भी लिखेगी कौन कौन से 20 शेयर है। 7वां नंबर, 8वां नंबर, 9वां नंबर, 10वां नंबर, 11वां नंबर, फिर जी 15वां नंबर, 16वां नंबर, 17वां नंबर, 18वां नंबर, 19वां नंबर, ऐसे ये वाले 20 शेयर्स है। तो कंपनी कभी भी मैच कर पाएगी कि ये पर्टिकुलर नंबर का शेयर किसके पास है। ठीक है, तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से कहा गया कि एवरी फिजिकल शेयर इन अ कंपनी हैविंग द शेयर कैपिटल शैल बी डिस्टिंग्विश्ड बाय अ डिस्टिंक्टिव नंबर। दिस सेक्शन शैल अप्लाई, शैल की जगह यहाँ पर आना चाहिए था शैल नोट आना चाहिए, नोट लिख लीजिए। शैल नॉट अप्लाई टू द शेयर्स इन डीमेटलाइज्ड फॉर्म। इसका मतलब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कैसे डिस्टिंक्टिव नंबर दे सकते हैं? वहाँ तो कोई फिजिकल फॉर्म थोड़ी ना है, वो तो कंप्यूटर में रिकॉर्ड किया हुआ है अनुराग जी के नाम पे 25 टाटा के शेयर्स, 20 बाटा के शेयर्स, सी टाटा के शेयर्स, तो वहाँ पर ये नंबरिंग वाला केस एप्लीकेबल नहीं होता। ठीक है, आ जाइए जी क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर्स में आपको बड़ा डीपली समझा चुका हूँ कि ऑथराइज्ड कैपिटल क्या होती है, जिसको मैंने कहा था नॉमिनल कैपिटल भी बोलते हैं, रजिस्टर्ड कैपिटल भी बोलते हैं, जिसको सेक्शन 28 के अंदर डिस्क्राइब किया हुआ है। ये सेक्शंस भाई वैसे तो देखो पूछने को MCQs में कुछ भी पूछा जा सकता है, बट मेरे अकॉर्डिंग एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से
ये सेक्शंस नहीं पूछे जा सकते। याद कर सको तो आपकी मर्जी, नहीं तो छोड़ भी सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो इन्हें आप पढ़िएगा। ये सारे वही चीज़ है, देखिए ऑथराइज्ड, इश्यूड, सब्सक्राइब्ड, कॉल्ड अप, पेड अप, सारी वही चीज़ है जो मैंने आपको डीपली समझाई है। फिर जी सेक्शन 43 काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल। अब सेक्शन 43 ने बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी है। सेक्शन 43 ने कहा भैया 2 ही तरह की शेयर कैपिटल हो सकती है, या तो इक्विटी शेयर हो सकते हैं या प्रेफरेंस शेयर। ध्यान से देखिए, कंपनी जब भी कोई शेयर इशू करेगी तो कंपनी को अपने रिकॉर्ड्स में बताना पड़ेगा कि वो इक्विटी शेयर है या प्रेफरेंस शेयर है। कंपनी को बताना पड़ेगा इक्विटी शेयर है या प्रेफरेंस शेयर है। जितने भी शेयर्स आपने आज तक दुनिया में सुने होंगे, टाटा के शेयर का रेट ये है, रिलायंस के शेयर का रेट ये है, मारुति के शेयर का रेट ये है, वो सब कौन से रेट सुने होंगे आपने? इक्विटी शेयर। वो सब कौन से शेयर्स के रेट सुने होंगे? इक्विटी शेयर्स। तो इक्विटी शेयर्स की ही मार्केट में डीलिंग होती है। प्रेफरेंस शेयर्स एक ओल्ड कंसेप्ट है आपके लिए। मैं पहले प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब प्रेफरेंस शेयर्स क्यों लाए गए पहले ये बता देता हूँ मैं आपको। देखिए जी, मैं हूँ एक इनोवेटर, कुछ नया इनोवेट करने में लगा हुआ हूँ। ठीक है, तो लेट से मैंने वीडियो क्लासेस लॉन्च करी मार्केट के अंदर, और मुझे लगता है कि अच्छा प्रोजेक्ट है, आगे जाके अच्छा चलेगा, बहुत इनकम होएगी। लेकिन इसके लिए मुझे शुरुआत में इन्वेस्टमेंट तो लगानी पड़ेगी ना, मुझे एसेट्स जोड़ने पड़ेंगे, मुझे स्टूडियो बनाना पड़ेगा, मुझे एडवर्टीज़मेंट करनी पड़ेगी, मुझे स्टाफ रखना पड़ेगा, मुझे खर्चा करने के लिए पैसा चाहिए। सिंपल सी बात है। अब जी मैं जाता हूँ जी लाला के पास। मैंने लाला जी को कहा कि लाला जी, मुझे बहुत बढ़िया आइडिया आया है दिमाग में, सिर्फ 10 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट है। मैं एक स्टूडियो बनाऊंगा, रिकॉर्डिंग करूंगा, रिकॉर्डिंग करने में 1 साल लग जाएगा सारा प्रोजेक्ट कंप्लीट करने में, और उसके बाद देखना आप, बहुत मोटी मेरी इनकम होएगी, आप मुझे 1 साल के लिए 10 लाख रुपए दे दो। लाला जी ने कहा चलो 10 लाख रुपए उधार दे देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ला अपना घर मेरे पास गिरवी रखवा दे, और इस 10 लाख के ऊपर 10% ब्याज देता रहियो। मैं कहा लाला जी 1 साल तो मेरी कोई कमाई नहीं होनी, सिर्फ इन्वेस्टमेंट है मेरी, 1 साल बाद जाके कमाई होनी शुरू होएगी, तो मैं ये 1 साल तक ये 10% का ब्याज कहाँ से दूंगा? पहली बात तो। और दूसरी बात, मेरे दिमाग में ये भी आया, यार काम तो नया है, पता नहीं चलेगा नहीं चलेगा, कितना चलेगा, कल को पैसे नहीं दे पाया लाला जी के तो मेरा तो घर भी जाता बनेगा हाथ से, काम तो क्या सेट होएगा, घर भी जाता बनेगा हाथ से। तो मैंने कहा लाला जी उधार तो नहीं चाहिए पैसे। तो लाला जी ने कहा चल कोई बात नहीं, इस काम को मेरे नाम पे कर दे, ये काम को मेरे नाम पे कर दे, मैं सोचूं तो मेरा काम करने लग रहा है। ठीक है, प्रॉफिट होगा तो मेरा होगा, और तुझे मैं एक सैलरी देता रहूँगा। तो मेरे दिमाग में फिर ये बात आई कि यार वाह, कंसेप्ट मेरा, सारे साल मेहनत मैं करूँगा, और सिर्फ क्योंकि मेरे पास थोड़े से पैसे नहीं है तो इस सारे कंसेप्ट का बेनिफिट फ्यूचर में लाला जी को मिलेगा। मैं कहा ना लाला जी, इतना पागल तो नहीं हूँ मैं। तो लाला जी बोले बता फिर क्या करना है भाई। तो मैंने लाला जी को कहा कि लाला जी मैं क्या करता हूँ, एक कंपनी बनाता हूँ, ध्यान से सुनना आप, मैं एक कंपनी बनाता हूँ, इस कंपनी की हम जो कैपिटल है, इनिशियल कैपिटल, वो 1 लाख रुपए रखते हैं, 10 लाख रुपए रखते हैं। ठीक है, इस 10 लाख में से 1 लाख तो इक्विटी शेयर्स होंगे और 9 लाख रुपए प्रेफरेंस शेयर्स होंगे। ये जो इक्विटी शेयर्स है ये तो सारे मैं अपने नाम पे सब्सक्राइब कर लूँगा। ठीक है, ये जो प्रेफरेंस शेयर्स है ये सारे मैं आपको दे दूंगा। ठीक है जी, तो आप मुझे 9 लाख रुपए दे देना प्रेफरेंस शेयर्स के बदले। अब लाला जी आपको इस प्रेफरेंस शेयर्स का बेनिफिट क्या होगा? मैंने कहा लाला जी देखो, असली मालिक तो इक्विटी शेयर होल्डर होता है। ये क्या है? असली मालिक, रियल ओनर। असली मालिक तो इक्विटी शेयर होल्डर ही होता है। वोटिंग राइट सिर्फ किसके पास होते हैं? इक्विटी शेयर होल्डर के पास। और जिसके पास किसी भी मैटर को लेके वोटिंग राइट है वही तो कंपनी रन करेगा, वही तो डिसीजन लेगा, सीधी सी बात है।
हाँ, अब जी आपको मैं प्रेफरेंस शेयर्स क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको प्रेफरेंस दे रहा हूँ। किस चीज़ में प्रेफरेंस मिलेंगी जी आपको, कि अगर कंपनी को कोई भी बेनिफिट होगा, कोई भी प्रॉफिट होगा, तो पहले आपके हिस्से का प्रॉफिट दिया जाएगा, कुछ बचेगा तो मैं अपने घर लेके जाऊँगा। कंपनी को कोई भी प्रॉफिट होगा, आपको 10% चाहिए ना रिटर्न में, तो मैं आपको ये 10% प्रेफरेंस शेयर्स दे रहा हूँ। अगर कंपनी को प्रॉफिट होगा और मुझे लगेगा कि वो पैसे घर ले जाने चाहिए, तो पहले आपका 10% दूंगा, बाद में अपने घर लेके जाऊंगा। अगर आपका नहीं दिया तो मैं अपने घर भी नहीं ले जा सकता। ठीक है जी। तो ऐसा भी नहीं कि मैं गड़बड़ घोटाला कर दूंगा। तो जी पहली तो प्रेफरेंस दी विद रिस्पेक्ट टू द रीपेमेंट ऑफ द कैपिटल कह लीजिए, या रीपेमेंट ऑफ द प्रॉफिट कह लीजिए। पेमेंट ऑफ डिविडेंड, पहली प्रेफरेंस किस चीज़ को लेकर, प्रेफरेंस विद रिस्पेक्ट टू पेमेंट ऑफ डिविडेंड, कि जी पहले आपका मिलेगा, अगर कुछ बचेगा तो मैं अपने घर लेके जाऊंगा। दूसरा जी, कल को अगर कंपनी में पैसे ज़्यादा हो गए और हमें लगा इतने पैसे की रिक्वायरमेंट नहीं है कंपनी को, और थोड़ा सा पैसा हम वापस निकाल लेते हैं, तो पहले पैसे आपके दूंगा, बाद में अपने लेके जाऊंगा। जब तक आपके पैसे नहीं दे दूंगा तब तक मैं अपने भी नहीं ले जा सकता कंपनी में से। तो जी प्रेफरेंस एक और मिली, पेमेंट ऑफ कैपिटल, इनफैक्ट आप कहे तो रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। ठीक है। तो यहाँ पर देखो मैंने लाला जी को कहा, लाला जी अगर प्रॉफिट होगा तभी मिलेगा ये, अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो ना आपको मिलेगा ना मुझे मिलेगा। सही बात। मैं कहा अगर प्रॉफिट होगा कंपनी को तो ही मिलेगा ये पेमेंट ऑफ कैपिटल, रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो ना आपको मिलेगा ना मुझे मिलेगा। तो लाला जी ने कहा बेटा अगर 2 साल 3 साल तक प्रॉफिट हुआ ही नहीं, फिर तो तू मुझे कुछ देगा ही नहीं। मैं कहा लाला जी अगर 2 साल तक प्रॉफिट नहीं हुआ तो आपके पास भी वैसे ही वोटिंग राइट जैसे मेरे पास है। अगर 2 साल तक भी प्रॉफिट नहीं हुआ, 2 साल तक मैं आपका डिविडेंड नहीं दे पाया लगातार, तो जैसे वोटिंग राइट आपके पास है वैसे वोटिंग राइट मेरे पास। उसका क्या फ़र्क पड़ेगा। मैं कहा आज की डेट में मेरे पास 100% वोटिंग राइट है, आपके पास 0%, क्योंकि आपके शेयर्स पर आपको वोटिंग राइट है ही नहीं। अगर मैं 2 साल तक आपको डिविडेंड नहीं दे पाया, 10% पर ईयर नहीं दे पाया, तो भैया आपके पास भी वोटिंग राइट आ जाएंगे जैसे वोटिंग राइट मेरे पास है। तो मेरी तो कितनी कैपिटल लगी हुई है कंपनी में, 10%। आपकी कितनी कैपिटल लगी हुई है कंपनी में, 90%। तो मेरे वोटिंग राइट कितने रह जाएंगे, 10%। आपके वोटिंग राइट कितने हो जाएंगे, 90%। अगर 2 साल तक लगातार मैं आपको डिविडेंड नहीं दे पाया तो। ठीक है। जब आपके पास 90% वोटिंग राइट आ जाएंगे तो कंपनी का मालिक कौन बन जाएगा, आप। कंपनी का मालिक कौन बन जाएगा, आप। डिसीजंस किसके चलेंगे, सारे आपके चलेंगे। इसका मतलब अगर कंपनी ने प्रॉफिट नहीं दिया आपको 2 साल तक लगातार, तो आप कंपनी के मालिक बन जाएंगे। अगर कंपनी ने आपको प्रॉफिट देती रही तो आपको आपका 10% मिलता रहेगा। यहाँ पर मुझे भी फ़ायदा है कि मेरे सर पे बोझ नहीं है। अगर कंपनी का प्रॉफिट हुआ तभी देना है आपको, नहीं हुआ तो नहीं दूंगा। और अगर कंपनी का प्रॉफिट लगातार 2 साल तक नहीं हुआ तो भैया आपके पैसे लगे हुए हैं, मेनली आपकी कंपनी हो जाएगी, जैसे चाहो वैसे मैनेज करना कंपनी को। राइट। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से प्रेफरेंस शेयर्स का कंसेप्ट लाया गया। तो मतलब रियल ओनर्स कौन है, इक्विटी शेयर होल्डर्स। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर नॉट रियल ओनर्स, बल्कि यहाँ तो एक टर्म दी जाती है, 10 ईयर्स के लिए प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए गए, मतलब 10 साल बाद आपके पैसे वापस दे दिए जाएंगे कंपनी से, और 10 साल तक लगातार आपको जितना भी एक फिक्स्ड डिविडेंड है वो मिलता रहेगा। अगर लगातार 2 साल तक कभी भी आपको डिविडेंड नहीं मिला तो आपके पास भी उतने ही वोटिंग राइट आ जाएंगे जैसे इक्विटी शेयर होल्डर के पास है, तो आप कंपनी को टेक ओवर कर लीजिएगा। ठीक है। तो कहता है द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी लिमिटेड बाय शेयर शैल बी लिखा हुआ क्लियर कट, सिर्फ दो ही तरह की हो सकती है, या तो इक्विटी शेयर या फिर प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक। इक्विटी शेयर्स भी दो तरह के हो सकते हैं, इक्विटी शेयर्स विद वोटिंग राइट, इक्विटी शेयर्स विद डिफरेंशियल राइट एज टू डिविडेंड वोटिंग और अदरवाइज। इन्हें हम बोलते हैं, सेकंड वालों को हम बोलते हैं डीवीआर, डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। इक्विटी शेयर्स विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। ठीक है। तो ये तो कौन से इक्विटी शेयर्स है, कहते हैं नॉर्मल इक्विटी शेयर्स।
नॉर्मल इक्विटी शेयर्स का मतलब एक शेयर एक डिविडेंड मिलेगा, एक शेयर एक वोट मिलेगा राइट के तौर पे। विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट का मतलब हो सकता है कि कंपनी ने आपको इस टर्म पे शेयर इशू किया इक्विटी शेयर कि एक शेयर के बदले 3 डिविडेंड मिलेगा, एक शेयर के बदले 3 डिविडेंड मिलेंगे, मतलब जहाँ नॉर्मल वाले को 10 रुपये मिलेंगे आपको 30 रुपये मिलेंगे। या फिर एक शेयर के बदले 4 वोट्स मिलेंगे, इसका मतलब नॉर्मल वाला एक शेयर के बदले एक वोट डाल पाएगा, आप एक शेयर के बदले 4 वोट डाल पाओगे, राइट। तो ये कब इशू किए जाते हैं, कैसे इशू किए जाते हैं, वो सब आप एग्जीक्यूटिव में पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए इतना याद रखिए कि इक्विटी शेयर्स भी इवन 2 तरह के हो सकते हैं, एक नॉर्मल इक्विटी शेयर्स और एक इक्विटी शेयर्स विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। आ जाओ जी, इक्विटी शेयर्स में आपको समझा चुका हूँ। ये कौन है, घर वाले, ठीक है। ये कौन है, मेहमान। रह रहे हैं घर में, रह रहे हैं घर में हमारे, लेकिन घर में जितना खाने को होगा पहले इनको दिया जाएगा, प्रेफरेंस इनको दी जाएगी। अगर बचेगा तो घर वाले खाएंगे, सेवा इनकी की जाएगी, अगर कुछ बचेगा तो घर वालों को मिलेगा, राइट। लेकिन घर किसका है, इन्होंने तो कभी ना कभी वापस जाना है, 5 साल में, 10 साल में, 15 साल में कभी ना कभी वापस जाना है। जब ये वापस जाएंगे तो भैया इनको अच्छे से सेवा करके भेजेंगे, और इनका हमारे घर में कुछ लगा होगा तो वो भी वापस देकर भेजेंगे, ठीक है। तो जो इनसे लिया है पहले इनका वापस देंगे, फिर अपने बैंक अकाउंट में जमा करवाएंगे। अगर घर में कुछ है एक्स्ट्रा तो पहले इनको खिलाएंगे, फिर अपना पेट भरेंगे, ठीक है जी। चलिए जी, नेक्स्ट क्लास में वी विल स्टार्ट विद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। तो मैनेजमेंट वाला पार्ट शुरू हो जाएगा कंपनी का। टेक केयर।